नमस्ते बच्चों। आज हम 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु विज्ञान। बच्चों, तत्वों के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। तत्वों को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला धातुएं, दूसरा अधातुएं और तीसरा धातु सदृश। तो आज हम धातु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा हम धातु और अधातु के गुणधर्मों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं धातुओं के गुणधर्म। तो बच्चों, धातुओं का पहला गुणधर्म है धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल इसमें पारा और गैलियम ये अपवाद के रूप में हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो पारा और गैलियम ऐसी धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा है धातुओं में चमक होती है। तीसरा पॉइंट है धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुणधर्म पाया जाता है। तन्यता यानी उसको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, और आघात वर्धनीयता यानी उस पे जब चोट की जाती है तो चोट कर करके उसे पतला पत्रे के रूप में बदला जा सकता है। अगला है धातुओं का गुणधर्म, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। 5वां पॉइंट है धातुएं कठोर होती हैं। अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं। केवल समूह 1 आवर्त सारणी के समूह 1 जिसे हम क्षारीय धातुएं भी कहते हैं, उस समूह की धातुएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये नरम होती हैं, जिन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। 6वां पॉइंट है धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। जैसे टंगस्टन नामक धातु का द्रवणांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। तो इसका द्रवणांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन धातु का। इसके अलावा कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पारा, गैलियम। ये धातुएं ऐसी हैं जिनका द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अगला धातुओं का गुणधर्म है धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक यानी धातुओं पर चोट करने पर उनसे आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे अपने स्कूल में लगा हुआ घंटा, जैसे उस पर आघात की जाती है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये धातुओं का गुणधर्म है। बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? पहला है अधातुएं ठोस या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु अपवाद के रूप में ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, अपवाद भी याद रखने हैं। दूसरा है अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधिकतर अधातुएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर चमक नहीं पाई जाती है, परंतु आयोडीन ऐसी अधातु है जो अपवाद के रूप में होती है और उसके कैलाशों में चमक पाई जाती है। तीसरा है अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती है, परंतु अपवाद के रूप में हीरा है। हीरा ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति का सबसे अधिक कठोर पदार्थ माना जाता है जिसे, और ये सबसे अधिक कठोर है। जबकि अन्य अधातुएं कैसी हैं? कठोरता उनमें नहीं पाई जाती है क्योंकि वे भंगुर होती हैं। अगला है चौथा, अधातुओं के क्वथनांक और द्रवणांक कम होते हैं यानी निम्न होते हैं। 5वां है अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु अपवाद के रूप में ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है वह
विद्युत का सुचालक होता है। तो ये हो गए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। बच्चों, धातुएं क्रियाशील होने के कारण वे आसानी से अन्य तत्वों के साथ संयोग कर लेती हैं और धातुओं के बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण वे आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों का परित्याग कर देती हैं और धन आयन का निर्माण करती हैं। इसलिए उन्हें धन विद्युत तत्व भी कहते हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं? धन आयन का निर्माण करती हैं। अब धातुओं की अभिक्रियाएं देखेंगे। तो धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को हम देखते हैं। तो पहली अभिक्रिया ये है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पे पहली अभिक्रिया है सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया करके NaOH क्षार का निर्माण करता है। उसी और साथ ही साथ बच्चों, सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे हवा में खुला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि ये तुरंत हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। फिर अगली अभिक्रिया हम देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु को जब हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया है धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जो है पानी के साथ विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती है। कुछ धातुएं तुरंत अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं मंद गति से अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं जो हैं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु पानी की वाष्प के साथ वो अभिक्रिया करती हैं। और धातुएं जब पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। अब यहाँ देखते हैं सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होने के कारण ये पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो सोडियम धातु है और ये पानी के साथ अभिक्रिया होने पर क्षार का निर्माण होता है NaOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तथा ऊष्मा मुक्त होती है। यहाँ पे मैंने सबकी अवस्थाएं नहीं लिखी हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में है। उसी तरह से पोटेशियम ये भी ठोस अवस्था में है और ये पानी द्रव अवस्था में। दोनों की अभिक्रिया होकर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक क्षार है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऊष्मा बाहर निकलती है। फिर है कैल्शियम धातु। ये पानी के साथ बहुत ही मंद गति से अभिक्रिया करती है। तो कैल्शियम धातु ये ठोस है और ये पानी के साथ अभिक्रिया कर रही है, ये द्रव अवस्था में है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये हाइड्रोजन गैस उस द्रव के सतह पर बुलबुलों के रूप में तैरती रहती है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार का निर्माण हो रहा है। फिर अगली अभिक्रिया है बच्चों, अन्य धातुएं जो हैं पानी के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो केवल पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इसकी आकृति मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जस्ता, ये तीनों धातुएं क्या करती हैं? पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया कर रही हैं। तो ये ठोस अवस्था है, ये इसकी गैसीय अवस्था है। वाष्प यानी गैसीय अवस्था। तो एल्यूमिनियम धातु जब पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसका सूत्र है Al2O3।
और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लोहा यानी आयरन, ये पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करती है Fe3O4 प्लस 4H2, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बाहर निकल रही है। ये जस्ता धातु है। जस्ता धातु पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर रही है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, यानी यहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड बन रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको एक आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति के द्वारा हम धातुओं की पानी के वाष्प के साथ अभिक्रिया कैसे होती है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये स्टैंड, और इस स्टैंड में ये परख नली है। परख नली के अंदर यहाँ पे पानी में भिगोया हुआ कपास का फाहा यानी थोड़ा सा रुई रखी हुई है जो गीली है, और यहाँ पे धातु का टुकड़ा है। परख नली के मुंह पर कॉर्क लगा दिया एक छेद वाला, और उस छेद में से एक निकास नली जा रही है इस तरह से पानी के अंदर। पानी की ये नाद है, इसके अंदर एक परख नली उल्टी रखी हुई है, पानी से भरी हुई। स्टैंड में परख नली को लगा दिया गया है, और बर्नर से जब यहाँ परख नली के नीचे के भाग को गर्म कर रहे हैं तो पानी में भिगोया हुआ फाहा पहले गर्म होगा, और उसके गर्म होने से पानी की वाष्प बनेगी। वह पानी की वाष्प धातु के साथ, यहाँ धातु रखा है उसके साथ अभिक्रिया करती है, जिसके कारण एक गैस बाहर निकलती है, और उस गैस को उल्टी परख नली के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको हाइड्रोजन गैस। तो धातु जो है वो पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एल्युमिनियम, लोहा और जस्ता इन धातुओं की ठंडे या गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं होती, परंतु पानी की वाष्प से अभिक्रिया होकर ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह अभिक्रिया भी मैंने बोर्ड पे आपको समझा दी। एल्यूमिनियम की पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे जी लिखा है, जी यानी वाष्प या गैस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आयरन की पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया होती है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जस्ते की पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया होकर के जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद है बच्चों अगला धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया हमने पिछले पार्ट में भी देखी थी। अब यहाँ पे हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं और ये प्रयोग क्या है वो देखिए। ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस आकृति में ये एक परख नली है, इसे स्टैंड से कस दिया गया है और परख नली में क्या लिए, जस्ते के बारीक कण और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परख नली को कॉर्क से बंद कर दिया है, एक छेद वाला कॉर्क लगाया है और उस कॉर्क में से एक निकास नली को पानी से भरी नाद के अंदर डुबा दिया और नाद में क्या भरा हुआ है, साबुन का विलयन। अब जैसे ही इन दोनों को डाला जाता है, जस्ते के कण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, दोनों के बीच अभिक्रिया होनी शुरू हो जाती है और एक गैस बाहर निकलती है। वो गैस यहाँ साबुन के विलयन में से साबुन के बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। उस गैस के पास अगर हम जलती हुई तीली या मोमबत्ती लेकर के जाएं तो फट की आवाज़ के साथ गैस जलती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यानी निकलने वाली गैस कौन सी है जो फट की आवाज़ के साथ जलती है? हाइड्रोजन गैस। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जस्ते के कण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
और अलग अलग प्रकार की धातुओं की हम अम्लों के साथ होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता और आयरन, इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता को देखते हैं। तो इनमें मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, एल्यूमिनियम उसकी अपेक्षा कम क्रियाशील है और जस्ता उससे भी कम क्रियाशील है और आयरन सबसे कम क्रियाशील धातु है। अब बच्चों, हम अलग अलग धातुओं की अम्लों के साथ होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, मैग्नीशियम धातु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु विलयन, AQ लिखा है यानी तनु विलयन के साथ अभिक्रिया करती है। तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगली अभिक्रिया में आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तीसरी अभिक्रिया में आपको आयरन धातु दिखाई दे रही है। आयरन धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है। यहाँ पे फेरस क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चौथी अभिक्रिया में जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यहाँ सभी जगह S लिखा है यानी सभी ठोस धातुएं हैं और ये AQ लिखा है यानी तनु विलयन। यहाँ पे जलीय विलयन तैयार हो रहा है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। आगे देखिए बच्चों, धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातुओं के नाइट्रेट लवण बनते हैं। साथ ही नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड बनते हैं। N2O, NO, NO2 इस प्रकार से ऑक्साइड तैयार होते हैं। यहाँ कॉपर धातु है, इसकी सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया होती है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और पानी बनता है। कॉपर प्लस 4HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 और H2O। कॉपर दो तरह से अभिक्रिया कर रही है, एक सांद्र अम्ल के साथ और दूसरा तनु अम्ल के साथ। सांद्र अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और तनु के साथ क्रिया कर रही है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बन रही है। इसको हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। अम्लराज यह अत्यधिक क्षरणकारी एवं सधूम द्रव है। सोना और प्लेटिनम जैसी राज धातुएं भी इसमें पिघल जाती हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 में लेकर अम्लराज का ताजा मिश्रण तैयार करते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 भाग लेकर के दोनों को मिला देने पर अम्लराज का ताजा विलयन तैयार होता है, जो कि बहुत ही अधिक क्षरणकारी है। सोना और प्लेटिनम जैसी राज धातुएं जिन पर अम्ल और आर्द्रता और हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भी अम्लराज में पिघल जाती हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।